वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 4 जुलाई। 4 जुलाई के ये आर्टिकल्स के लिए अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जो ये पीडीएफ है इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आज के हमारे आर्टिकल्स में सबसे पहले एल नीनो का इफेक्ट है, फिर है ओपन मार्केट सेल की स्कीम, भारत और फिलीपींस के संबंध के ऊपर, रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, भारत में आने वाले प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कोर सेक्टर्स, और फिर अंगदान या अंगदान का व्यापार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एल नीनो का इफेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि एल नीनो का एक टॉपिक रहता है ज्योग्राफी में, जो हम लोग, चाहे हमारा प्रीलिम्स हो चाहे हमारा मेंस हो, इन दोनों में हम लोग इसको पूरा पढ़ के जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ना इस बात को। तो उसी हिसाब से आपका ये पूरा जो है एक आर्टिकल है एल नीनो के ऊपर। एल नीनो जो है वो 2023 में उम्मीद है कि काफी जोर पकड़ेगा, रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। आईएमडी जो है, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान विभाग, इन्होंने बोला है कि जुलाई में बारिश का सामान्य होने के अनुमान लगाए गए हैं। हालांकि इस दौरान संपूर्ण मानसून महीनों की तुलना में सामान्यतः सर्वाधिक बारिश होगी, ऐसा अभी इफेक्ट बोला गया। और एल नीनो जो है इस समय क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस समय साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से जो केरल का मॉनसून है उसमें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, उसमें गड़बड़ाहट आपको देखने को मिली है और इसकी वजह से जो है यहाँ पर ईस्ट पैसिफिक का रीजन काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है और वेस्ट वाला काफी कूल होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो पहले पहले भी कई बार एल नीनो का इफेक्ट आपको पता है कि हमें देखने को मिलते रहे हैं, और इस बार भी ये चांस है ज्यादा बड़ा। और इस बार का ये है कि भाई पूरा साइंटिफिकली इसको चेक किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम पूरा यहाँ पे एक एक चीज को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एल नीनो का जो इम्पैक्ट है पहले भी हम जो है साइंटिफिकली मॉनिटर किया जा चुका है। ये जब इवेंट होता है तो कुछ एरिया में तो बहुत अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन कुछ एरिया में ड्रॉट आता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में ड्रॉट की सिचुएशन आती है। जबकि पेरू और कैलिफोर्निया यूएसए की साइड और पूरा नॉर्थन अमेरिकन के रीजन में बहुत बारिश आती है और फ्लडिंग की सिचुएशन होने लग जाती है। द ईयर विदाउट अ विंटर भी इसको कहा जाता है। अब इंडिया में अगर ऐसा मतलब एल नीनो होता है तो इंडिया में क्या होगा, थोड़ा मानसून में वीक रहेगा। थोड़ा जो भारत में मानसून आता है वो कमजोर ही आपको देखने को मिलेगा, तापमान काफी गर्म देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरीके से थोड़ी सी सिचुएशंस जो है वो देखने को मिलेंगी, आप ये रीड कर सकते हो। तो जो एल नीनो इफेक्ट है, ला नीना है, ये दोनों स्पेनिश वर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों हमारे शब्द बहुत ज्यादा जो है मतलब न्यूज में रहते ही हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जरूर कभी ना कभी सुनोगे। मतलब ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक ही ऐसे हैं। बट मैं आपको यही बोलूंगी, आप सभी से मैं यही कहूंगी कि आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर अप करो। एल नीनो का क्या इम्पैक्ट है, आप ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे और मेंस के GS1 के लिए भी पढ़ के जाओगे। यूपीएससी के मेंस का GS1 का जो टॉपिक है एल नीनो जो है मेंस में खूब पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज्यादा आता है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशंस, ये दो इम्पैक्ट होते हैं, लिटिल बॉय लिटिल रेन। तो एक बार इस इम्पैक्ट्स को मैं आपसे सबसे उम्मीद ये करूंगी कि आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आप कहेंगे तो इसको जो है मैं समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए ना मुझे पूरा मैप वगैरह की जरूरत होगी। अगर आप वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं एक प्रॉपर एक मैपिंग का ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें एल नीनो और ला नीना को प्रॉपरली मैप के साथ और विंड्स के साथ जो है वो दिखाया जाएगा। क्योंकि ये ऐसे समझाना मुश्किल है, इसमें हमें पूरा मैप और पूरे एक एक चीज जो है वहां पे बना के दिखानी पड़ती है, तभी जाकर के पूरी वो चीज समझ में आएगी, वरना वो चीज समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है भाई, सो इस प्रकार से ही है ये।
आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसको जरूर पढ़ के जाइए, इसको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न है हमारा ओपन मार्केट स्केल के ऊपर। अभी क्या हो रहा है कि जो तमिलनाडु और केरल की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो खुला बाजार बिक्री योजना क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर राजनीति के नाम पर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पिछड़े वर्ग से आने वाले राज्य कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाने की बात करी है। अभी क्या है कि जो अभी सरकार ने ये बोला है कि ओपन मार्केट सेल के थ्रू हम आपको पूरा जो राशन देते हैं वो नहीं देंगे। तो वीट और राइस जो है, मतलब जो गेहूं है और जो राइस है, वो यहाँ पे जब मना करने के लिए मना कर दिया सरकार ने, तो राज्य की सरकार जो है गेहूं और चावल की खरीद के वैकल्पिक तरीकों पर काफी विचार कर रही है। असल में ओपन मार्केट सेल के बारे में मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि ओपन मार्केट सेल जैसी एक टर्म होती है। होता क्या ओपन मार्केट सेल में, खुली बाजार बिक्री योजना, इसमें ऐसा होता है कि भाई कोई भी खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय समय पर खुली बाजार में कुछ ई नीलामी करी जाती है, और उस ई नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल का जो अधिशेष स्टॉक होता है उसकी बिक्री फिर आगे कर दी जाती है। तो इसमें यही होता है कि जो भी हमारे पास इतना ज्यादा सरप्लस में हमारी एफसीआई के पास गेहूं और चावल पड़ा हुआ है, उसको आप ओपन मार्केट में बेच दो। उसके वीकली ऑक्शंस लगते हैं, एफसीआई कराती है। एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पर पूरा एग्रीकल्चर का जो है वो यहाँ पर सेल आउट किया जाता है। ठीक है, एफसीआई पूरा देखती है। एफसीआई आपको पता है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करके रखे, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बफर स्टॉक बना के रखती है ताकि कभी भी भारत के अंदर कोई क्राइसिस या फिर कभी भी कमी या संकट की सिचुएशन आती है, तो उस समय हमारे को मदद देने के लिए कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा ये एक सीन है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये आपको याद रखना है ये एफसीआई, क्योंकि अभी ना यूपीएससी ने ईपीएफओ के एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार का सवाल पूछा। तो यूपीएससी किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछ सकती है। कब इसकी स्थापना हुई, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो आप ये मत छोड़ सोचिएगा कि ऐसा सवाल नहीं आता है, बिल्कुल आते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, फूड ग्रेन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, ई ऑक्शन भी करती है। तो इस समय जो ये ई ऑक्शन करने से मना कर दिया गया था, तो उसमें तमिलनाडु और केरल की सरकार ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है कि हम किसी तरीके से नए तरीकों से यहाँ पे ढूंढ करके अपने लोगों को पैसा मतलब खाना जो है वो देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको एक तरीके से ये पूरा याद रखना है। इसको आप लिख लो सारा कुछ। ठीक है भाई, इतना भी कर लोगे बहुत है आपके लिए, इतना आप अच्छे से कर लो, इसमें इतना भी इनफ है। तीसरा हमारा आर्टिकल है इंडिया और फिलीपींस के जो रिलेशन। फिलीपींस के विदेश सचिव भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आए हुए हैं, इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फिलीपींस के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो आए हैं। अभी क्या हुआ है, अभी जैसे आए हैं इधर, तो फिलीपींस के रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत द्वारा एक ऑफर दिया गया कि नौसेना की जितनी भी संपत्तियों का अधिग्रहण और समुद्री सुरक्षा और आपदा की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण और अभ्यास करना है, उसके लिए हम ऋण की सुविधा एक दूसरे को देने को तैयार है। ऐसा बोला गया है कि हम इस तरीके से चीजों को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो ये इन्होंने यहाँ पर बात कही है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है, समुद्री कोऑपरेशन के लिए समुद्री अभ्यास जो है उनका भी आयोजन करने वाले हैं। दोनों नेताओं ने साइबर सुरक्षा पे डिस्कशन किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करी है, और साइबर ट्रैफिकिंग पे नया रूल बनाने को तैयार हुए हैं दोनों। तो ऐसे काफी सारे काम हैं जो दोनों मिलकर के यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, डिफेंस के मामले में भी। तो अभी जो अब आए हैं, तो देखो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा काम होगा ना, अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ डिस्कशंस तो करेंगे यहाँ पर। तो उसी प्रकार से जो ये डिस्कशंस हो रही हैं, उसी में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया और फिलीपींस का, क्योंकि एक क्वेश्चन मीन्स में आईआर के ऊपर भी आता है, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या हमारा किसके साथ कैसा संबंध है। अभी इजिप्ट गए थे तो हमें इजिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिलीपींस गए हैं तो फिलीपींस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो 1949 में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने शुरू हुए। फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिली 1946 में और इंडिया को 1947 में। और आसियान का जो इनिशिएटिव है उन्हीं के साथ मिलकर के, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ होकर के इंडिया का इनिशिएटिव इनके साथ बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ इंडिया बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर ट्रेड बैलेंस में रहता है, कभी भी डेफिसिट में नहीं जाता है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भारत से फिलीपींस को होने वाला जितना निर्यात है वो आयात की तुलना में अधिक है। मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम सामान बेचते हैं वहां पर वो ज्यादा है, और जो इंपोर्ट कराते हैं वो कम है, तो वो हमारे फेवर में जाता है। ठीक है, फिलीपींस जो है वो अलग से मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, काफी सारे लोग भी वहां पे रहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा अच्छा खासा है कि हब के रूप में तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पूरा ये इंफॉर्मेशन जो है वो याद में रखनी है फिलीपींस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर। न्यूज में है तो चांस बन जाता है एग्जाम में आने का। बाकी देखो ये पूरा आर्टिकल, अभी इसमें और नई नई चीजें ऐड होंगी, अभी तो विजिट चल रही है, इसमें जो जो चेंजेस होंगे, कुछ भी ऐड ऑन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी आप ये याद कर लो कि फिलीपींस जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। वो आसियान ग्रुप का मेंबर है। आसियान का मतलब क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, जो साउथ में भी आते हैं और ईस्ट में भी आते हैं, उन एशियन नेशंस का ये एक एसोसिएशन है। तो इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस इस मुकाबले में, इस मामले में थोड़े बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, बाकी फिलीपींस जो है ये बहुत रिच कंट्री तो नहीं है, बट यस अभी हाल फिलहाल में इनके साथ हमारे काफी सारे नए नए अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम पे क्या रिलेशन बन पाते हैं। अगला आर्टिकल है भाई हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये छोटा सा आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए ही सिर्फ पढ़ के जाना है। हैदराबाद में अस्पताल में आईसीयू में एक मरीज जो है वो व्यापक दवा प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण से ग्रसित था, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर ये सुर्खियों में आया, जिनको ड्रग कॉजिंग बैक्टीरिया था उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिजीज एक नया निकल के आया है, जो कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय बहुत ज्यादा न्यूज में था। डब्ल्यूएचओ ने भी ये चीज बोली है कि ये बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां कर सकता है, और काफी सारी बीमारियां इसमें आ सकती हैं। तो डब्ल्यूएचओ जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है, इस पूरे के बारे में सबको अवेयर कराने की कोशिश में है कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एएमआर। एएमआर एक ऐसा है जो कि जैसे एचआईवी एड्स और मलेरिया से बीमारियां होती है, इससे भी होती है। इसमें होता क्या है कि माइक्रोबियल से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, और हमारी बॉडी में नुमोनिया, इन्फेक्शंस, ये सब बीमारियां बहुत ज्यादा आराम से हमारे बॉडी में फैलने लग जाती है। ये आपको क्या होता है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर पाते हो, आप प्रतिरोधक क्षमता को खो देते हो, जिससे जो भी आपकी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल, मलेरिया, इन सबसे जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध आप करते हो ना, वो आप कर नहीं पाते। उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, एएमआर। ये शक्ति हमारी कोविड-19 पैंडेमिक के समय बहुत हार्म हुई है। इसकी वजह से आज के समय में लोग जो है वो अपनी जो एक क्षमता है ना बीमारियों से लड़ने की, वो क्षमता खो खो गए हैं काफी ज्यादा। ठीक है भाई, इसे ही हम कई बार सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं, और डब्ल्यूएचओ ने इसे शीर्ष 10 खतरे, टॉप 10 थ्रेट्स में रखा है। साथ ही साथ इसके रीजंस क्या है स्प्रेड होने के, सबसे पहली चीज तो एंटी माइक्रोबियल जैसी चीजों का मेडिसिन और एग्रीकल्चर में ऐसे ही इस्तेमाल करना, कंटामिनेशन ऐसी स्थलों पर जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं, वहां पर जो है फार्मास्यूटिकल में कंटामिनेशन होना, और वहां पे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जहाँ पे कुछ भी निर्माण हो रहा है, उस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम का आ जाना। ठीक है, जहाँ पे भी निर्माण हो रहा है वहां पे एंटी माइक्रोबियल्स एनवायरमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पूरे एनवायरमेंट में एक्सपोज होने लग जाते हैं।
ये इसके रीजंस हैं। बाकी इसके अंदर जो है काफी ज्यादा इसका एक वेरिएंट है मेटेलो बेटा लेक्टेमाइस, वो काफी देखने को मिल रहा है अफ्रीका, यूरोप और एशिया में। भारत के अंदर भी 56,000 जो है हर साल इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मौत होती है, जो पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रतिरोधी होते हैं। इसके लिए सरकार ने जो है काफी सारे प्लान्स को लॉन्च किया है। अब ये एक्चुअली बढ़ती जा रही है इसकी खबर, इसलिए इसको हमने देखा है क्योंकि इसकी खबरें जो है वो अब आज के समय में बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए ये पूरा न्यूज में था, एक छोटा सा टॉपिक है एएमआर के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी चीज को दिमाग में रखिएगा, सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अगला आर्टिकल है हमारा कोर सेक्टर। अब जो हमारा भारत का कोर क्षेत्र है उसकी विकास की गति बहुत मंद पड़ गई है। इसकी दर गत वर्षों के दोहरे अंकों से धीमे होकर एकल चली गई है। पहले क्या होती थी, हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्री है जो भारत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो इनकी जो कोर सेक्टर्स की जो पूरे आज के समय में जो ग्रोथ हो रही है, ये इनकी ग्रोथ बहुत डाउन हो गई है। पहले जो ग्रोथ डबल में हुआ करती थी, जैसे पिछले मई 2022 का आप आंकड़े देखें तो 19.3% तक जा रही, जबकि आज के समय में ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी, मई 2003 में 4.3% हो गई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी में काफी कमी अपने को देखने को मिली है। समझ रहे हैं। तो हमारे पास जो कोर क्षेत्र हैं, कोर सेक्टर्स, वो ये वाले 8 हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत ऊर्जा। ये 8 हैं जो कि हमारे भारत की सबसे ज्यादा बड़ा जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। करीब 40.27% इनका आईआईपी में आता है। सबसे बड़ी वेटेज रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ऐसे करते होती है। और ये हर महीने एक आईआईपी का इंडेक्स निकाला जाता है जो ये बताता है कि भाई इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन में, ये आठों में कहाँ पे कितना कितना चेंजेस जो है वो आए हैं, हर महीने बताया जाता है। तो उसका कंपैरिजन भी किया जाता है, जो कि हमारी सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पूरी पब्लिश की जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी कहते हैं इसको, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर काउंट की जाती है। ठीक है भाई, ये पूरा एक इंडिकेटर के रूप में हमें बताती है। और ये बड़े बड़े सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सबके सेक्टर्स का एक अपना इंडेक्स निकाल के बताती है। ये सारा गवर्नमेंट का डेटा यूज करती है, चाहे फाइनेंस का हो, आरबीआई से हो। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है या हम डाउन गए। वो सब कुछ आइडेंटिफाई करने में हमें यहाँ पे काफी मदद हो जाती है। ठीक है। और जीडीपी को भी चेक करने में क्या क्या, किस में कहाँ ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे डाउन चल रहा है, वो है। तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है, ये आईआईपी की जो रिपोर्ट है कोर सेक्टर की, पिछले एक साल की पूरी जो निकाली गई है मई को कंपेयर करके, वो कंपैरिजन में ये पता चला है कि काफी ज्यादा डाउन गया है आज के समय का। और सबसे ज्यादा कच्चा तेल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में हमें डाउन देखने को मिला है। रीजन इसके अभी साफ नहीं है, रीजन जैसे होंगे मैं आपको बताऊंगी जरूर। पर आपको क्या पढ़ के जाना है प्रीलिम्स के लिए, आपको ये पढ़ के जाना है कि कोर सेक्टर्स में कौन से 8 आते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, कब कब इसको रिलीज किया जाता है। और इसका ये वाला इंफॉर्मेशन, ये वाले, ये 2 पॉइंट्स हमारे प्रीलिम्स का, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी का या वनडे एग्जाम का, ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना परसेंटेज है आईआईपी में और किसका कितना वेटेज रहता है। ऑन अराउंड आपको 1-2 वेटेज तो पता होनी चाहिए, कि जैसे रिफाइनरी की ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। टॉप 3 भी याद कर लोगे बहुत है आपके लिए। ठीक है। फिर आप आईआईपी का भी पढ़ के जाइएगा, सीएसओ और ये सब है। तो इस तरीके से इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। लास्ट आर्टिकल है अपना नोटो। नोटो एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जो ये बताती है कि आप जो है ऑर्गन्स को ट्रेड जो करते हैं उसके अगेंस्ट वार्निंग है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन 1994 के रूल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आपने कभी भी गलत तरीके से ह्यूमन के ऑर्गन्स का, आप कभी भी मानव के अंगों का प्रचार करते हैं या खरीद बेच करते हैं, तो आप पर 20 लाख से 1 करोड़ या 5 से 10 साल की जेल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है।
तो इसके पूरे एक्ट के जो ये पूरा बनाया गया है, इसके हिसाब से पूरा पार्लियामेंट ने इसका डेटा शेयर किया है और ये बताया है कि तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में सबसे ज्यादा जो है वो अंगदान करने के लिए मतलब जाने जाते हैं ये। और इंडिया में भी करीब 0.52 मिलियन पर पॉपुलेशन यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। स्पेन में ऑर्गन डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ये बढ़ा क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर ट्रांसप्लांट्स और ऑर्गन्स की जरूरत बढ़ती गई है, जिसकी वजह से हम लोग थर्ड नंबर पे आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में ऑर्गन्स के मामले में। 1.5 से 2.5 लाख ऐसे पर्सन है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हर साल चाहिए होती है, लेकिन मिलता बहुत कम लोगों को है। ठीक है, तो डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो डिजीजेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर डिजीज में कुछ ना कुछ आ रही है। तो हर व्यक्ति को यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ रही है और उसी के लिए यहाँ पर इनकी खरीद फरोख्त की जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, ठीक है, 1995 से, जिसमें ये बोल दिया गया कि अगर आप कभी भी अंगों का व्यवसायीकरण करते हो, कमर्शियलाइजेशन करते हो, तो वो एक दंडनीय अपराध के रूप में जाना जाएगा। और नोटो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर काम करती है? ये फैमिली और हेल्थ वेलफेयर के अंडर काम करती है, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर ये काम करती है। ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि सारी चीजों को ये आ, आप यूं कह लो चेक करें, गाइडलाइंस तैयार करें, प्रोटोकॉल्स को तैयार करें। ठीक है, लो ऑर्गन डोनेशन रेट पहले तो कम हुआ करता था, क्योंकि पहले परमिशन भी आपको लेनी पड़ती थी फैमिली से कि भाई डेथ होगी पर्सन की और वो ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, उसके लिए भी। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर ये पूरा एक जो सीन है वो आपको ऐसा याद में रखना है। ठीक है भाई, लास्ट हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जीईएफ जो है वो किस में काम नहीं करता है। ठीक है, फाइनेंशियली रूप में तो तीनों में काम करता है: स्टॉकहोम कन्वेंशन, सीबीडी, यूएनसीसीडी। बस ये इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना में काम नहीं करता। ये उनके लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काम नहीं करती है, जो कि एक फंड के रूप में है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज अ मोर काइंड ऑफ फंड, जो कि फंड के रूप में पूरा काम करता है और सारी चीजों को यहाँ पर डिसिसिपेट करता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहु एजेंसी है, वित्तीय संस्थान है, जो 1991 में आया था, जिसमें जितनी भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, फूड की है, सतत शहर, वस्तुओं, इन सब की चीजों को सही करने के लिए एक फंड दिया जाएगा और वो फंड से जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। और ये फंड जो है वो हर यूएन के मेंबर को यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया है पहले कभी। अब ये है, ये तो देखो आप सभी लोगों को आता होगा, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ये मैंने आपको पिछले दिन के करंट अफेयर्स में पूरा करवाया था। जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भारत द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि नारायण गांव पुणे के इलाके में स्थित है। ठीक है, 45 मीटर के डायमीटर के साथ ये बना हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है कि ये बैंगलोर में है, नहीं, इस पे सवाल बनने का बहुत हाई चांस है। ये नारायण गांव पुणे में स्थित है और इसको पूरा ऑपरेशन करने वाली है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स देखेगी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के तहत। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। लार्जेस्ट है, रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि क्या चेक करेगी? पल्सर रेडियो की हेल्प से ग्रेविटेशनल वेव्स को चेक करने वाली है। गुरुत्वाकर्षण की जो किरणें हैं उनको पल्सर रेडियो की सहायता से पूरा चेक करेगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और इसके अंदर सिर्फ इंडिया के ही साइंटिस्ट नहीं है, और भी बहुत से साइंटिस्ट जापान के और बाकी जगह के भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन याद रखना। बैंगलोर में नहीं है, पुणे में है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से नहीं है, यहाँ पर जो है इनकी हेल्प पूरा जो है वो मुंबई का टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हेल्प। तो करेक्ट सिर्फ सेकंड वाली है। ठीक है, बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है। तो आपने ये क्वेश्चन किया और अब यहाँ पर आपने ये आंसर भी किया और अपने क्वेश्चन की फॉर्म में कर लिया, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके के सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है भाई,
ऐसा क्लियर हो जाएगा सब लोगों को यहाँ तक? ये पूरी इंफॉर्मेशन अपनी याद रखिएगा, लिख लेना इसको। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स के लिए बनेंगे आज की पूरी न्यूज से, ठीक है? तो इसको करना। बाकी इंडिया फिलीपींस के रिलेशन वो मेंस के लिए भी पे आप पढ़ के जा सकते हो, अगर 7 या 8 या 10 नंबर का कोई सिंपल सवाल बनता है तो, ठीक है? कंप्लीट करिए यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।